Hello students, welcome to Navjivan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjivan Garsana. In the previous video हम सब ने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था। मैंने उस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस सोल्व करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम इंक्रीज्ड परसेंटेज एंड डिक्रीज्ड परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म के रूप में प्रोवाइड करवाया है, जहां से आप इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं और इनके सॉल्यूशन के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, 8.2 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 8.2 में हम पढ़ेंगे इंक्रीज्ड परसेंटेज, डिक्रीज्ड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे इस वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हमने इंक्रीज्ड परसेंटेज एवं डिक्रीज्ड परसेंटेज के बेसिक्स और फॉर्मूले के बारे में पार्ट 1 की वीडियो में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखें और इंक्रीज्ड परसेंटेज एवं डिक्रीज्ड परसेंटेज को समझें। आज उसी बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहां सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है। आप 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझे और हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी की इस बुक से सोल्व करवा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी फोल्डर में एक्सरसाइज गिवन एक्सरसाइज को हम सोल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.2। इस पेज की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर प्रोवाइड करवा दी है। आप जल्दी से उससे ज्वाइन करें, वहां आपको क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यदि आप आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट है और यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। आप दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को सोल्व करवाया है। हालांकि आपके क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो दोनों ही बोर्ड का सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंक्रीज्ड परसेंटेज से। ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यह समझने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। क्वेश्चन को बारीकी से समझने के लिए आप क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए या कीवर्ड्स को ढूंढिए। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ए मैन गोट 10% इंक्रीज, तो हमारा मेन कीवर्ड यहां कौन सा है, इंक्रीज। यानी कि इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो किसी वैल्यू में इंक्रीज होगा। किस में इंक्रीज हो रहा है, इन हिज सैलरी। किस में इंक्रीज हो रहा है, उसकी सैलरी में। तो यहां एक मैन है, उसकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए वो मैन मैं हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरे काम से खुश होकर मेरी सैलरी को बढ़ा दिया गया है। कितनी सैलरी मेरी बढ़ा दी गई है, 10%। अमाउंट नहीं पता, हो सकता है ये 10,000 हो सकता है ये 5,000 हो। कितनी बढ़ी है ये नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है मेरी सैलरी को 10% बढ़ा दिया गया है।
इफ हिज न्यू सैलरी, अगेन एक कीवर्ड यहां आता है न्यू, सैलरी हमारी मेन वैल्यू चली रही है न्यू। मैं ये क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं आप समझेंगे थोड़ी देर के बाद, ध्यान से देखिए। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, यानी कि आज की मेरी नई सैलरी, आज की न्यू सैलरी मतलब आज जो मैं कमा रहा हूं, इंक्रीज होने के बाद मेरी सैलरी 1,54,000 रुपए है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो मेरी ओरिजिनल सैलरी कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से एक नया कीवर्ड यहां आ गया है ओरिजिनल, तो हमने 3 से 4 कीवर्ड्स नोट किए हैं। इंक्रीज कितना 10%, क्या इंक्रीज हो रहा है सैलरी, न्यू सैलरी 1,54,000, फाइंड आउट क्या करना है ओरिजिनल सैलरी। तो ये हमारी सीरीज का 3rd वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंक्रीज्ड परसेंटेज से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में सीखा था, उसी फॉर्मूले का यूज करके आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंक्रीज्ड परसेंटेज का फॉर्मूला था इंक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ये था इंक्रीज्ड परसेंटेज का फॉर्मूला। तो यहां मैंने कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, आप इस फॉर्मूले से समझिए क्यों किया है। इंक्रीज्ड परसेंटेज ये रहा, कुछ नहीं करना आपको बस कीवर्ड्स को मैच करना है और वैल्यूज को रखना है। ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड हिज ओरिजिनल वैल्यू, ये तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। अगेन इंक्रीज्ड वैल्यू, कितनी वैल्यू बढ़ी है ये भी हमें नहीं पता, किसी भी कीवर्ड में इसकी बात नहीं हुई है, तो इस एक फॉर्मूले से हम इसको भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यहां क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। पहले हम इंक्रीज्ड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं या ओरिजिनल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस वैल्यू का यूज नहीं किया है। इंक्रीज्ड वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू। तो इंक्रीज वैल्यू कब होगी, जब आपकी नई वैल्यू ज्यादा होगी पुरानी वैल्यू से, तभी आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं यहां करूंगा न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो देखिए न्यू वैल्यू का यूज हम यहां करेंगे। इंक्रीज्ड वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, न्यू वैल्यू मुझे पता है कितनी है। तो हम यहां जो जो पता है उसको लिख देंगे, जो नहीं पता उसको एज इट इज ही रखेंगे। इंक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू 1,54,000 माइनस ओरिजिनल वैल्यू, माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो आप एक चीज ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल सा है। इंक्रीज्ड वैल्यू को क्या मैं ये लिख सकता हूं, जी हां लिख सकता हूं, इक्वल है इंक्रीज्ड वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं। अगेन इस फॉर्मूले से हम वैल्यू लिखते हैं। इंक्रीज्ड परसेंटेज हमारा कितना है 10, इंक्रीज्ड परसेंटेज कितना है 10। इंक्रीज्ड वैल्यू इसकी जगह में है, ये कंप्लीट टर्म जो है वो यहां लिख देता हूं, माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय, डिवाइड में हमारे यहां क्या है ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम इसको, या तो आप इसको कंप्लीट ओरिजिनल वैल्यू लिखकर सोल्व करें या आप इसे x मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, जिसका चैप्टर भी आपकी बुक में है और जिसे आप करके आ चुके हैं। ओरिजिनल वैल्यू सोल्व करेंगे। इस ओरिजिनल वैल्यू और इस ओरिजिनल वैल्यू को मैं यहां x मान लेता हूं। 10 इज इक्वल टू 1,54,000 माइनस x,
डिवाइड बाय एक्स। एक चीज का ध्यान दें, ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, इसको हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 1/10 इज इक्वल टू 1,54,000 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 से, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, x का मल्टीप्लाई 1 से x, 10 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट टर्म से 1,54,000 माइनस एक्स। x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1,54,000 से, तो ये हो जाएगा 15,40,000 माइनस 10 का मल्टीप्लाई x से किया 10x। अगेन 10x इस तरफ आके यहां माइनस है, इक्वल के लेफ्ट साइड में आकर ये हो जाएगा प्लस, x प्लस 10x इज इक्वल टू 15,40,000। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x इक्वल 15,40,000, 15,40,000। अगेन x यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 15,40,000 डिवाइड बाय 11। अब यहां हम इस अमाउंट में 11 का डिवाइड करेंगे, 11 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, 11 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1,40,000, 1,40,000। ये 1,40,000 हमारी आई है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 1,40,000 रुपीज। ओरिजिनल वैल्यू हमने x को माना था, यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई है। ओरिजिनल वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। नई सैलरी जो मेरी थी यहां वो 1,54,000 थी। ओरिजिनल यानी ओल्ड सैलरी कितनी थी इंक्रीज से पहले, वो सैलरी मेरी थी 1,40,000। तो इस तरह हम इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां आप 2 सेकंड तक हम पॉज लेंगे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको पॉज करके आप देखें और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम यहां सोल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का, और जिसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। सेकंड क्वेश्चन यहां मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम यहां सोल्व करते हैं, जिसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन संडे। फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन करना है पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर हमें उस क्वेश्चन में कीवर्ड्स को ढूंढने हैं जो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से लिंक कर सकते हैं। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, यानी कि संडे को 845 लोग जू चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं हम, चिड़ियाघर में 845 लोग संडे को गए। ऑन मंडे, संडे के नेक्स्ट डे यानी मंडे को, ओनली 169 पीपल, सिर्फ 169 169 लोग मंडे को जू गए। तो आप देख सकते हैं संडे को छुट्टी का दिन है, मंडे को वर्क का डे है, तो लोगों की संख्या गिर गई है। गिर गई है यानी डिक्रीज हो गई है। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमसे ये डिक्रीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिक्रीज की बात कर रहा है।
डिक्रीज। अब ये डिक्रीज परसेंटेज भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है। संडे की बात कही है तो इसे हम ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि एक दिन पहले की बात हो रही है, सबसे पहले हमें यही दिया हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी है? 843। न्यू वैल्यू मंडे के दिन कितने लोग हैं? 169। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज? ये रहा हमारा कीवर्ड। क्या पूछा है हमसे? परसेंट डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज परसेंट की बात यहां कर रहा है। ये सुनते ही, ये पढ़ते ही हमें हमारा फॉर्मूला लिख देना है। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये फॉर्मूला आपकी इस बुक में प्रोवाइड करवाया गया है, इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। डिक्रीज परसेंट हमें निकालना है, इसके लिए हमें डिक्रीज वैल्यू को डिवाइड करना होगा ओरिजिनल वैल्यू से और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। डिक्रीज वैल्यू कितनी है ये हम यहां से निकालेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी? 845। ये हम लिख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू 845, न्यू वैल्यू 169। न्यू यानी नेक्स्ट डे कितने लोग जू में जा रहे हैं? 169। हमें निकालनी है डिक्रीज्ड वैल्यू। डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी वैल्यू कम हो चुकी है? तो सिंपल है, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। इसी से हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है। ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। 845 माइनस 169, इसको हम माइनस करेंगे। ये आएगा 6। 15 माइनस 9 6। 13 माइनस 6 7। ठीक है, 7 माइनस 1 6। 666। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम यहां। 845 में से हम 169 को माइनस कर रहे हैं। 15 माइनस 9 6। 13 माइनस 6 7 एंड 7 माइनस 1 6। 676। यानी कि इतनी वैल्यू हमारी यहां डिक्रीज हो चुकी है। तो हमें यहां डिक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करना है। हम वैल्यू रख देंगे हमारे फॉर्मूले में। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज वैल्यू 676 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। हमारी ओरिजिनल वैल्यू यहां कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू है 845। हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 845 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो डिक्रीज परसेंटेज आएगा वो आएगा 80%। समय की कमी के कारण मैंने इसे डायरेक्ट सोल्व कर दिया है, आप इसे घर पर सोल्व कीजिए। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 80% आएगा। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज? देयरफॉर परसेंट डिक्रीज इज 80%। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इंक्रीज्ड परसेंट और डिक्रीज्ड परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किया था। आगे का टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स। एक सिंपल सी बात मैं यहां आपको बताता हूं। इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स, ये सभी चीजें एक ही प्रकार की हैं। सभी को कैलकुलेट करने का तरीका भी एक ही है, केवल इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। मान लीजिए आपका नाम मोहन है और घर पर आपको मोनू कहकर बुला रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो आप बाहर भी मोहन है, घर पर भी मोहन है, केवल आपका नाम बदलने से आप चेंज नहीं हो जाएंगे। तो वही चीज यहां है। मैं इंक्रीज्ड बोल दूं, उसे प्रॉफिट बोल दूं, बात एक ही है। मैं डिक्रीज्ड बोल दूं, उसे लॉस बोल दूं या डिस्काउंट बोल दूं, बात
एक ही है। कैसे एक ही बात है हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। एक टीवी है, मैंने वो टीवी बाजार से 10,000 रुपये में खरीदा। मैंने वो टीवी 10,000 रुपये में खरीदा। अब उस टीवी को 10,000 में खरीदने के बाद मेरा मन किया कि मैं इसे बेच देता हूं, मैं इसे बेच देता हूं। तो किसी कारणवश मुझे इस टीवी को थोड़े कम रेट में बेचना पड़ रहा है और मैं इस टीवी को 8,000 रुपये में बेच देता हूं। मैं इस टीवी को 8,000 रुपये में बेच देता हूं। यहां मैंने इसको खरीदा है 10,000 रुपये में, मैं इसको बेच रहा हूं 8,000 रुपये में। तो क्या मेरे टीवी की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? ना, मेरी टीवी की वैल्यू 10,000 थी, ये हो गई 8,000। यहां क्या हुआ है? डिक्रीज। क्या हुआ है? डिक्रीज। अब जब मैंने इस टीवी को 8,000 में बेचा तो आप बताएं मुझे फायदा हुआ या नुकसान? मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? मुझे क्या हुआ? लॉस। तो क्या मैं डिक्रीज को लॉस बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। बात तो वही है ना, टीवी की वैल्यू कम हुई, ये तो टीवी के लिए है, मेरे लिए वो क्या है? लॉस। मेरा यहां क्या हो रहा है? नुकसान। तो वही चीज है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कैलकुलेट करने का तरीका वही है। कैलकुलेट करने का तरीका वही है, सिर्फ फॉर्मूले में नेम चेंज हुआ है। यही डिस्काउंट है। डिस्काउंट मैं कह दूं 10,000 का टीवी है, ले जा भैया 2,000 कम में ले जा, 2,000 मैंने तेरे को डिस्काउंट दे दिया है। तो बात तो वही है, यहां भी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिस्काउंट देने से मुझे लॉस हो रहा है। अब मैं डिक्रीज वैल्यू कैलकुलेट करूं, लॉस कैलकुलेट करूं या डिस्काउंट कैलकुलेट करूं? अरे आएगा तो 2,000 ही ना, मेरा आंसर तो 2,000 ही आएगा, उसमें कोई चेंज है नहीं है। तो इसका मतलब लॉस, डिस्काउंट या डिक्रीज वैल्यू एक ही है। अब मान लो मैं इसे 8,000 की बजाय मैं इसको सेल कर रहा हूं 12,000 में। मान लो कि वो लास्ट पीस था मार्केट में, ऐसा पीस दोबारा मिल ही नहीं रहा और इतना बढ़िया पीस है कि उसकी डिमांड बहुत है। मैं डिमांड का फायदा उठाकर इसको 2,000 पे एक्स्ट्रा में बेच रहा हूं। क्या टीवी की वैल्यू बढ़ी? हाँ जी बढ़ी। बढ़ी को हम क्या बोल देंगे? इंक्रीज। इंक्रीज होने से मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? फायदा। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो हम इसे प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो यही है, इंक्रीज को कैलकुलेट करें या प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, बात एक ही है। तो अब हम यहां इनको फॉर्मूलों से समझते हैं। हम इनको यहां किससे समझते हैं? फॉर्मूले से। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज भी पढ़ेंगे, पहले प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आपको प्रॉफिट हमेशा तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तब घबराना नहीं है। आप कहेंगे सर अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो भैया कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस को ही बोलते हैं। सबके नाम अलग हैं, डरना नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है। कॉस्ट प्राइस को आप ओरिजिनल वैल्यू से भी समझ सकते हैं। इसको समझिए इंक्रीज, इसको न्यू वैल्यू, इसको ओरिजिनल वैल्यू। तो वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। प्रॉफिट कब होगा? जब वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ती है तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा होती है। इस कंडीशन में ओरिजिनल वैल्यू को सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। और जिस अमाउंट पर हम किसी चीज को खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत, उस चीज की लागत कितनी है। मैं मार्केट से वो टीवी 10,000 रुपये में लेकर आ रहा हूं तो उसकी लागत कितनी हुई? 10,000 रुपये। उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 10,000 रुपये। सेलिंग, जैसा कि आपको पता है सेल माने बेचना, मैं उसको कितने में बेच रहा हूं। जो डिफरेंस आएगा वो मेरे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है अपॉन में डिवाइड बाय। अगेन डिवाइड हम करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू यहां किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को। किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, प्रॉफिट या लॉस हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चंस में ओनली सेलिंग प्राइस गिवन होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तब तक हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और किसी भी चीज का परसेंट कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसे 100 से। इसी तरह हम निकालेंगे लॉस, यह लॉस का फॉर्मूला, इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट का उल्टा लॉस, तो इसका भी उल्टा लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज, लॉस कितना हमें लॉस हो रहा है, फिर से मैंने बोला है हमेशा प्रॉफिट और लॉस ओरिजिनल वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। तो ये 4 फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। मेरी गारंटी है आप प्रॉफिट और लॉस के किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। अब इसमें 2 और चीजें हम पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट का मतलब वैल्यू डिक्रीज होना। एक नया नाम आ गया तो बाकी भी नए नाम आ जाएंगे। नए नाम कैसे आ जाएंगे? डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस, एमपीबी इसको बोलते हैं। मार्क का मतलब जिसे किसी वस्तु की वैल्यू जो होती है कितने की ये है उस पर प्रिंट क्या होता है। आप मार्केट से कोई चीज लाते हैं, सबसे पहले आप एक चीज देखते हैं, वो देखते हैं एमआरपी, एमआरपी जिसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी को ही हम मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं। अब मान लो आप मार्केट में गए, आपने दुकानदार से कोई चीज ली, आपने बोला कि भाई साहब पहली बार आपकी दुकान पे आए हैं, थोड़ा डिस्काउंट तो दो, तो आप उन्हें डिस्काउंट देते हैं, सॉरी दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है। तो मार्क्ड प्राइस पर जो छूट हमें मिलती है, जो डिस्काउंट मिलता है, उसे ही यहां हम कैलकुलेट करते हैं। और मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस, जहां भी सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे वहां हमारा लॉस होता है। अब डिस्काउंट देंगे तो दुकानदार को लॉस होगा ना। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें तो खुद को दुकानदार समझे कि मैं दुकानदार हूं, मैं ये चीज बेच रहा हूं, मैंने ये चीज पहले खरीदी थी, मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मुझे नुकसान ही होगा। डिस्काउंट परसेंट बिल्कुल आसान है इसी की तरह। डिस्काउंट, अगेन डिस्काउंट आप किस पर दे रहे हैं? ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू वो थी जो उस प्रोडक्ट पर छपी हुई थी, जिसे हम एमआरपी बोलते हैं, यानी कि मार्क्ड प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस। और परसेंट में चेंज करना है तो इनटू में 100, इनटू में 100। एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं हम यहां, टैक्स। किसकी बात करते हैं? टैक्स। ये वैट भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये टैक्स हो सकता है, सेल्स टैक्स भी हो सकता है। वैट और सेल्स टैक्स 2 प्रकार के टैक्स आपकी बुक में आ सकते हैं। टैक्स को भी सिंपल सा आप समझे, टैक्स क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हो सकता है दुकानदार आपसे टैक्स ले, हो सकता है दुकानदार ने जिससे वस्तु खरीदी है, प्रोडक्ट खरीदा है, वो दुकानदार से टैक्स ले। तो टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लगता है। किस पर लगता है? कॉस्ट प्राइस पर। और सेलिंग प्राइस में वो ऐड होता है। तो हम जब भी टैक्स निकालेंगे तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। यहां नेम चेंज भी हो सकता है, टैक्स सेलिंग प्राइस की जगह मार्क्ड प्राइस पर भी लग सकता है। यहां हम ये भी लिख सकते हैं मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में हमने उसको प्रिंट किया है, कितने में हम इसे बेचेंगे, कितने में हमने खरीदा है, बीच के डिफरेंस को टैक्स बोल सकते हैं। तो ये है टैक्स के लिए। और टैक्स का परसेंटेज निकालने के लिए भी यहां फॉर्मूला है।
टैक्स परसेंट, तो टैक्स कितना है अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां, ये चाहे सेलिंग प्राइस हो या मार्क प्राइस हो, वो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए हैं। इसके बाहर एक्सरसाइज 8.2 में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि मैं इंक्रीज बोलूं या मैं इसे प्रॉफिट बोल दूं तो बात एक ही है। यदि मैं डिक्रीज बोलूं या इसे लॉस बोल दूं या इसे डिस्काउंट बोल दूं तो बात एक ही है, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग फॉर्मूलों में नेम चेंज होते जाएंगे। तीसरी चीज, यदि मैं सेलिंग प्राइस बोलूं, सेलिंग प्राइस, कुछ केस में सेलिंग प्राइस को मार्क्ड प्राइस भी लिखा आएगा, मार्क्ड प्राइस भी हम इसे बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, बोल सकते हैं। कई में मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही दिए होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी चीज है कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस। आप इसे कॉस्ट भी बोल सकते हैं और परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज आप ध्यान में रखें, कॉस्ट प्राइस हमेशा फाइनल कॉस्ट को लेना चाहिए। फाइनल कॉस्ट से मेरा मतलब क्या है, मान लीजिए आप एक स्कूटर लेके आए, आपने उस स्कूटर को 10,000 में खरीदा, आपको वो स्कूटर बेचना है, लेकिन क्या होता है कि स्कूटर में कुछ खामियां होती हैं, आप सोचते हैं चलो इनको सुधारा जाए, जैसे उसका पेंट खराब है, तो आपने क्या किया, स्कूटर लिया आपने 10,000 में, आपने उस पर पेंट करवा दिया 1,000 रुपीज में। फिर आपने देखा कि स्कूटर का जो आगे वाला पहिया है, जो इसका टायर है, फ्रंट टायर है, वो खराब है। आपने सोचा चलो इसे भी सही करवाया जाए, तो आपने 1,500 रुपीज टायर पर भी लगा दिए। अब आपको स्कूटर का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन में 10,000 नहीं होगा, इन सब का टोटल होगा। जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे आप उस पर करते हैं, उसके बाद जब आप उसे बेचते हैं तो आपका नया कॉस्ट प्राइस ये हो जाता है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और टैक्स, इनके फॉर्मूले हमने समझ लिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।